तो नेक्स्ट हमने छोड़ा था PSL 1 PSL 2 पे। PSL 1 प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल 1 इलेक्ट्रिकल वेल्डेड पाइप। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल 1 के अंदर इलेक्ट्रिकल वेल्डेड पाइप के बारे में क्या है, कहा जाता है कि जो ग्रेड्स हैं जिनकी ग्रेडिंग है X42 से हाई है, तो द वर्ल्ड सीम एंड द इंटायर हीट अफेक्टेड जोन शेल बी हीट ट्रीटेड, कि वो एरिया जहाँ पे वेल्डिंग की जा रही है या वो एरिया जहाँ पे वेल्डिंग की वजह से वो एरिया अफेक्ट हुआ, मतलब मेल्ट हो गया है, तो उसकी क्या की जाए, हीट ट्रीटमेंट की जाए। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके अंदर ये किया जाता है कि जब मेटल एकदम से कोई बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, उसके बाद उसके एकदम से कूल किया जाता है ताकि उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वहाँ पे मैनेज करके रखा जा सके। कोई भी मेटल जो है तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह ना आए, तो ये हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि जो आपके मेटल है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। उसके अलावा अगर वहाँ पे परचेज़र और मैन्युफैक्चरर के दरमियान कोई और एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर आपने हीट ट्रीटमेंट नहीं करना, या उन्होंने अगर कोई और एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो भी मेटल है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि हम उसकी बेंडिंग वगैरह करके चेक करेंगे या नॉकिंग करके चेक करेंगे। अगर कोई और एग्रीमेंट है तो फिर हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। नॉर्मली जब भी वेल्डिंग की जाएगी तो वेल्डिंग के फ़ौरन बाद वहाँ पे उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसको इंश्योर किया जाएगा कि वो वापस अपनी नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर आ जाए। Where such substitution are made, the manufacturer shall demonstrate the effectiveness of the method selected using a procedure that is mutually agreed upon. The procedure may include but is not necessarily limited to hardness testing, microstructure testing, microstructure evaluation और मैकेनिकल टेस्टिंग। अब हो सकता है कि जो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट के अंदर इनमें से कोई मेथड यूज़ हो रहा हो। पहला है हार्डनेस टेस्टिंग की, जो वेल्डिंग की गई है वो कितनी हार्ड है, जिसके अंदर हैमर वगैरह यूज़ किया जा रहा है और उसके ऊपर नॉक करके चेक किया जाता है कि वो वेल्डिंग सही एक्यूरेट हुई है या नहीं हुई है। और सेकंड इसके अंदर मेथड यूज़ किया जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर टेस्टिंग। माइक्रो स्ट्रक्चर टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है कि माइक्रो लेवल पे उसके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर कोई स्पेस वगैरह बाकी तो नहीं है, कोई होल्स वगैरह तो नहीं है, कोई उसके अंदर पिट्स वगैरह तो नहीं है। और मैकेनिकल टेस्टिंग के अंदर उसकी बेंडिंग वगैरह की जाती है और उसकी वहाँ पे स्ट्रेचिंग वगैरह की भी चेक किया जाता है कि जो वेल्डिंग है वो अप्रोप्रिएट हुई है या नहीं हुई। जब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग की जाएगी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल 1 के अंदर, ग्रेड X42 से अबव के अंदर। उसके बाद अगर आपके PSL 2 है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग हुई है, तो इसके अंदर भी वहाँ पे वेल्डर की जो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम 100 किलो हर्ट्ज़ है तो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग इस 100 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर परफॉर्म की जाएगी। और जितने भी ग्रेड्स के पाइप हैं, ग्रेड B के अंदर या PSL 2 के अंदर जो भी वेल्ड सीम वाले हैं या इंटायर हीट अफेक्टेड हैं, तो उस जोन को वहाँ पे हीट ट्रीटेड किया जाएगा और उसे वापस नॉर्मलाइज पोजीशन के अंदर लेके आएंगे। इसके अंदर भी अगर परचेज़र और मैन्युफैक्चरर के दरमियान कोई और एग्रीमेंट भी हुआ है कि हमने एक ही टेस्ट नहीं परफॉर्म करना, इससे ज़्यादा भी हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो टेस्टिंग भी की जाएगी और नॉर्मली जो हीट ट्रीटमेंट टेस्ट है वो उसको परफॉर्म किया जाएगा। फिर लेज़र वेल्डिंग के अंदर, लेज़र वेल्डिंग के अंदर भी पाइप इज़ डिफाइंड एज द पाइप दैट हैज़ वन लॉन्गिट्यूडिनल सीम प्रोड्यूस्ड बाय द लेज़र वेल्डिंग। अब जो लेज़र वेल्डिंग है, तो लेज़र वेल्डिंग के अंदर जो आपका सीम है, सीम का मतलब होता है कि जो वेल्डिंग की वजह से एक लेयर सी बनती है, तो लेज़र के अंदर वहाँ पे वो पूरी कंटिन्यूस एक लेयर बनी होती है, वन सीम वहाँ पे शो हो रहा होता है, तो उसको हम लेज़र वेल्डिंग कहते हैं, जिसके अंदर आपकी ये कंटिन्यूस एक लेयर बन रही है। द वेल्ड सीम एंड द इंटायर हीट अफेक्टेड जोन ऑफ द लेज़र वेल्डेड पाइप शेल बी हीट ट्रीटेड। और जो इंटायर जोन और जो एरिया जहाँ पे वेल्डिंग की गई है उसको भी हीट ट्रीटेड किया जाएगा। और अगर इसके अंदर बाकी कोई सिलेक्टेड प्रोसीजर है जिसके ऊपर म्यूचुअली कोई एग्रीमेंट किया गया, उसके अकॉर्डिंग भी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म की जा सकती है। अब इसके अंदर जस्ट ये बताया जा रहा है कि जब कोई पीस है जिसकी वेल्डिंग परफॉर्म की जा रही है, तो वेल्डिंग के बाद क्या किया जाएगा। अब उसके अंदर वेल्डिंग के बाद उसके अंदर जो मेन टेस्ट है वो आपका हीट ट्रीटमेंट टेस्ट किया जाएगा। और अगर वहाँ पे परचेज़र ये कह रहा है कि मैंने इसके अलावा भी टेस्टिंग्स परफॉर्म करनी है और उसके थ्रू वहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना है, तो वो टेस्ट भी परफॉर्म किए जाएंगे। उनके अंदर जो भी टेस्ट उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग फिर वेल्डिंग की गई है। अब जो एग्रीमेंट होगा वेल्डिंग से पहले होगा, वेल्डिंग के बाद कोई परचेज़र ये नहीं बोलेगा कि अब मैं इसका ये टेस्ट भी परफॉर्म करूँगा।
अगर एक चीज़ तैयार हो गई है उसके बाद उसके ऊपर वो वहाँ पे कोई आगे ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता। जो रिक्वायरमेंट्स, जो एग्रीमेंट, जो स्पेसिफिकेशंस पहले डिसाइड हो गई थी उसी के अकॉर्डिंग तमाम एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। फिर लॉन्गिट्यूडनल सीम सब मैच आर्क वेल्डेड पाइप। Longitudinal seam submerged arc welded pipe is defined as pipe that has longitudinal seam produced by the automatic submerged arc welding प्रोसेस। जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है उसके थ्रू जब वहाँ पे एक सीम प्रोड्यूस होती है, सबमर्ज सीम बन जाती है जिसके अंदर डिफरेंट जो आपके स्टिचेस लग रहे होते हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं और एक पूरी सीम तैयार कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी वहाँ पे उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा और साथ देखा जाएगा कि एटलीस्ट वन पास शैल बी ऑन द इनसाइड एंड एटलीस्ट वन पास शैल बी ऑन द आउटसाइड। अब इसके अंदर जो सीम वगैरह और वेल्डिंग की जा रही है इसके अंदर जो सीम वो एक बाहर वाली साइड पे भी होनी चाहिए, एक अंदर वाली साइड पे होनी चाहिए। मतलब जो मेटल है वो दोनों साइड से प्रॉपर्ली वेल्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल सीम मैच होता है तो इसके अंदर वहाँ पे मेटल वगैरह यूज़ की जाती है और वहाँ पे वेल्डिंग के दौरान वहाँ पे जो आपका रॉड यूज़ किया जाता है, अगर एक साइड पे आप रॉड रख के वेल्डिंग कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है तो उसकी जो सेकंड पीछे वाली लेयर है बैकवर्ड वाली, तो उसके अंदर वहाँ पे गैप बाकी रह जाएगा, तो इसलिए उसकी दोनों साइड पे वेल्डिंग की जाएगी और उसको चेक किया जाएगा। फिर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग पाइप आ जाता है। गैस मेटल आर्क वेल्डेड पाइप इज़ डिफाइंड एज अ पाइप दैट हैज़ वन लॉन्गिट्यूडनल सीम प्रोड्यूस्ड बाय द कंटिन्यूस गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। और गैस वेल्डिंग जो होती है तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि गैस का जो फ्लो है उसके थ्रू वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। गैस को हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है और वो गैस फिर क्या करती है, आगे मेटल को मेल्ट करती है और उसकी वेल्डिंग वगैरह जॉइंट्स वगैरह को फिक्स कर रही होती है। फिर कम्बिनेशन गैस मेटल आर्क एंड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। अगर इसके अंदर कोई कम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है तो कम्बिनेशन के अंदर क्या हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा जो वेल्डिंग प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह लेज़र वेल्डिंग हो गई है, फिर आपकी आर्क वेल्डिंग है, फिर फिलर मेटल है, विदाउट फिलर मेटल है। अब इसके अंदर लेज़र विद फिलर मेटल जो कि अभी हमने देखा, तो अब उसके अंदर दो मेथड्स को कंबाइन किया जा रहा है। तो उनके अंदर अगर कंबाइन किया जा रहा है तो फिर क्या होगा, कम्बिनेशन गैस मेटल आर्क एंड सबमर्ज आर्क वेल्डेड पाइप इज़ डिफाइंड एज पाइप दैट हैज़ वन लॉन्गिट्यूडनल सीम प्रोड्यूस बाय अ कम्बिनेशन आफ्टर वेल्डिंग प्रोसेस। मतलब वहाँ पे जो वेल्डिंग की एक लेयर बनाई जा रही है तो वो आपकी दो मेथड्स को यूज़ करते हुए बनाई जा रही है। अब ये भी इनके अंदर मोस्टली डेफिनेशंस हैं कि ये वेल्डिंग कौन सी है। डबल सीम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। डबल सीम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज़ डिफाइंड पाइप दैट हैज़ टू लॉन्गिट्यूडनल सीम्स। अब मोस्टली जो पहले आपकी वेल्डिंग थी उनके अंदर जस्ट आपकी वेल्डिंग की एक लाइन सी बन रही थी और डबल सीम के अंदर आपकी डबल लेयर बनेगी, तो इसको हम डबल सीम आर्क वेल्डेड भी कहते हैं। डबल सीम गैस मेटल आर्क, जिसके अंदर गैस की जो दो लेयर्स मेटल उसको यूज़ किया जाएगा और वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल दो सीम प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद जो डबल सीम कम्बिनेशन गैस, डबल सीम कम्बिनेशन के अंदर जब दो या दो से ज़्यादा मेथड यूज़ किए जाते हैं और उनके रिज़ल्ट के अंदर वहाँ पे आपकी दो या दो से ज़्यादा लेयर्स वहाँ पे वेल्डिंग की प्रोड्यूस होती है। फिर आ जाता है हेलिकल सीम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। हेलिकल सीम submerged arc welding pipe is defined as pipe that has one helical seam produced by the automatic submerged arc। अब इसके अंदर हेलिकल जो सीम है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये सब मैच आपकी आर्क वेल्डिंग आ रही है और इसके क्या हुआ, बजरी टाइप वो उसके अंदर जो मोस्टली आपका ये बजरी टाइप नहीं है, ये आपका मटेरियल होता है जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं वेल्डिंग के अंदर ताकि उसकी जो प्रॉपर फिक्सिंग की जा सके। मटेरियल मोस्टली वही होता है जिसकी मेटल बनी होती है और वो क्रश फॉर्म के अंदर मोस्टली वहाँ पे मौजूद होते हैं। बड़े पाइपों को जोड़ते हैं उस टाइम में हेलिकल सीम सबमर्ज। तो सीम वेल्ड की कौन कौन सी टाइप आ गई हैं, इलेक्ट्रिकल वेल्ड आ गया, लेज़र वेल्ड है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है,
स्कैल्प एंड वेल्ड है, जॉइंटर वेल्ड है, टैक वेल्ड है। ये आपकी किसके अंदर आ जाती हैं? मोस्टली 3 टाइप्स आ जाती हैं सीम वेल्ड के अंदर, इलेक्ट्रिकल, लेज़र और सबमर्ज। और फिर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर सीम का मतलब 2 बार जो आपने वेल्डिंग पढ़ी है वही है। अभी जो सारी आप देखते जा रहे लेयर जो बन रही है, हम कह रहे हैं सीम प्रोड्यूस हो रही है। सीम मतलब एक लेयर प्रोड्यूस हो रही है जो वेल्डिंग के थ्रू मेटल फिल हो रहा है, उसको हम सीम का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब है जो पहले आप 2 बार लेक्चर ले चुके हैं तो वो जी के पढ़ाया हुआ मैंने आपको। और यही चीज़ अभी मैं ओपन करूँगा ना जब क्वालिटी कंट्रोल की बुक के अंदर वेल्डिंग का चैप्टर, उसके अंदर भी आएगी। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, उसके बाद स्कैल्प एंड वेल्ड होता है, जॉइंटर वेल्ड होता है और टैक वेल्ड होता है। इसके अंदर जो स्कैल्प वेल्ड है, अ स्कैल्प एंड वेल्ड इज सीम वेल्ड दैट जॉइंट प्लेट और स्कैल्प एंड्स टुगेदर इन अ हेलिकल सीम पाइप। जब भी किसी पाइप को किसी प्लेट के साथ वहाँ पे ज्वाइन करना होता है तो उस वक्त वहाँ पे स्कैल्प एंड वेल्डिंग की जाती है। जॉइंटर वेल्ड जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है या उनका डायमीटर वगैरह चेंज किया जाता है उस वक्त आपकी जॉइंटर वेल्डिंग की जाती है। टैक वेल्ड इज़ अ सीम वेल्ड यूज्ड टू अलाइन द ब्यूटिंग एजेस until द फाइनल सीम वेल्ड आर प्रोड्यूस। अब इसके अंदर जो टैक वेल्ड होता है ये मोस्टली आपकी जो वेल्डिंग की जाती है तब की जाती है ताकि आपके जो एजेस वगैरह हैं, किनारे वगैरह हैं, उनको आप आगे वेल्डिंग के अंदर परफॉर्म कर सकें और उनको कंटिन्यूस कर सकें। इसके अंदर मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिकल या सब वेल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग और डिफरेंट वेल्डिंग जो चीज़ें मशीन्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोल्ड एक्सपेंशन। कोल्ड एक्सपेंशन क्या होता है? पाइप फिनिश्ड टू दिस स्पेसिफिकेशन एक्सेप्ट कंटिन्यूस वेल्डेड shall be either non-expanded or cold expanded at the option of the manufacturer unless otherwise specification on the purchase order. Suitable provision shall be incorporated to protect the weld from the contact with the internal expanding mechanical device during mechanical expansion. Cold expansion जो होती है इसके अंदर कल भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई लिक्विड वगैरह या कोई चीज़ गुजर रही होती है किसी पाइप के अंदर से और वो उसे क्या करती है, प्रेशर के जरिए उसका जो साइज़ है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्रैक वगैरह नहीं आता और उसके अंदर कोई डैमेज वगैरह नहीं आता, जस्ट उसके साइज़ के अंदर थोड़ी सी एक्सपेंशन आती है। ये मोस्टली होते हैं आपके जो प्लास्टिक के पाइप्स आ जाते हैं और स्टील के भी कुछ पाइप्स होते हैं जिनकी यील्डिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने देखा था कि वो आपकी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो उनके अंदर कोल्ड एक्सपेंशन आ जाती है। उसके बाद आ जाता है कि मटेरियल कौन कौन से इनके अंदर यूज़ हो रहा होता है। Plates and scalps for helical seam weld. The width of the plate or scalp used to manufacture helical seams pipe shall not be less than 0.8 or more than 3 times the outside diameter of the pipe. अब इसके अंदर कहा जाता है कि जब भी आप कोई प्लेट वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं जो कि आपने वेल्डिंग करनी है तो उसका जो साइज़ होगा तो वो 0.8 या 3 टाइम्स जो आउटसाइड डायमीटर है उससे कम नहीं होना चाहिए। आउटसाइड डायमीटर का मतलब क्या होता है? अब जो पाइप है तो पाइप के 2 डायमीटर होते हैं, एक इनसाइड डायमीटर है और दूसरा उसका क्या है, आउटसाइड डायमीटर है। जब आउटसाइड डायमीटर आपने कैलकुलेट किया है उससे 3 गुना क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। रिपेयर बाई वेल्ड और प्लेट और स्कैल्प. द प्लेट और स्कैल्प यूज फॉर PSL2 शेल नॉट कंटेन एनी रिपेयर वर्ड्स. और जो प्लेट या वेल्ड वगैरह आप यूज़ करेंगे उसके अंदर कोई रिपेयरिंग वगैरह या उसके अंदर किसी किस्म की वेल्डिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. फ़र्स्ट टाइम उसके ऊपर वेल्डिंग वगैरह होनी चाहिए. अब इसके अंदर ये आपकी स्कैल्प एंड्स वगैरह इसके अंदर ये शो हो रहे हैं कि जो आपका पाइप वगैरह आ रहा है इसके अंदर जब आप कंटिन्यूस इसको लेके चलना जाते हैं, इसके लेंस वगैरह को इंक्रीज़ करते हैं, उसके अंदर ये स्कैल्प्स वगैरह वहाँ पे आते हैं. ये आपका स्कैल्प आ रहा है. तो अब जब स्कैल्प को यूज़ किया जाता है तो स्कैल्प को क्या किया जा रहा है कि पाइप के जो बाहर वाली साइड है उस पर कवर किया जा रहा होता है. तो इसीलिए फिर उसका जो डायमीटर होता है तो वो ओरिजिनल डायमीटर से 3 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है.